हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज से हम अपने चैनल पर यूजीसी नेट के अंतर्गत भूगोल विषय की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जिन भी लोगों ने जून 2020 यूजीसी नेट के लिए अप्लाई किया है तो उन सभी के लिए क्लासेस काफ़ी लाभदायक होंगी, और आप लोगों का यदि ऐसे सपोर्ट रहा तो आगे भी क्लासेस हम जारी रखेंगे। तो देखिए, यूजीसी नेट के द्वारा भूगोल के अंतर्गत काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस दिया गया है, अर्थात इसमें सिलेबस में कोई कमी नहीं रही है। तो संपूर्ण जो सिलेबस है भूगोल विषय का, इसको कवर करना आवश्यक हो जाता है। और देखा जाए तो भूगोल विषय का जो सिलेबस दिया गया है यूजीसी के द्वारा, तो उस सिलेबस को यहाँ पर 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो इन 10 यूनिट्स में जो स्टार्टिंग की 5 यूनिट हैं तो उनके नाम हैं जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट्स है। तो ये जो स्टार्टिंग की 5 यूनिट हैं मोस्टली इनसे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अन्य लास्ट की 5 यूनिट के मुकाबले। तो यदि आप इन्हें अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा स्कोर एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जो यूनिट से सभी यूनिट से हैं इनको पढ़ना ज़रूरी है, तो इन सभी को भी हम पढ़ेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उसका ऐतिहासिक जो उसका सफ़र रहा एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य के में उसके विकास को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमारी क्लासेस हैं इनका यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में है उसका आपको लिंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, भूआकृतिक विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी जो फिजिकल ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। तो जैसे जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसमें इसकी 2 मुख्य शाखाएं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर हम फिजिकल ज्योग्राफी में भूआकृतिक विज्ञान के विषय में तो यहाँ पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यह पहली यूनिट है, सिलेबस में इसको प्रथम यूनिट बनाया गया है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो परिभाषा के अनुसार स्थल मंडल के उच्चावचों के विषय में निर्माण प्रक्रम तथा मानव के साथ अंतर संबंधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, स्थल मंडल के जो उच्चावच होते हैं उनके विषय में, उच्चावच का तात्पर्य यहाँ पर है जो स्थल मंडल है इसके ऊपर स्थित सभी संरचनाओं को उच्चावच कहा जाता है। जो जैसे कि इसमें पर्वत, पठार, मैदान और महासागर इत्यादि आते हैं, और इनके विषय का जो अध्ययन होता है और इनके निर्माण के जो प्रक्रम होते हैं, जो इनके निर्माण में जो लगने वाले जो आंतरिक या बाह्य बल होते हैं तथा मानव के साथ इनके अंतर संबंधों का अध्ययन, इसको भूआकृतिक विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मानव के साथ अंतर संबंध है यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव के साथ अंतर संबंध के द्वारा ही हम इसके विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं जो इसके प्रकार होते हैं। यहाँ पर उच्चावचों के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो जैसे देखिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच इसके अंतर्गत आते हैं महासागर तथा महाद्वीप आते हैं। अब यहाँ पर प्रथम श्रेणी से तात्पर्य है, जैसे स्टार्टिंग में जो पृथ्वी थी उत्पत्ति के समय एक जैसे कि आप सभी को पता होगा एक आग का गोला थी, तो यह तरल तथा गैसीय अवस्था में थी। तो उसके पश्चात समय के साथ धीरे धीरे ठंडी होती गई, तो इसकी जो ऊपरी परत है वह ठोस हो गई और उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो उस समय क्रस्ट के ठोस होते समय ही महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हो गया था। तो इसलिए सबसे पहले प्रथम श्रेणी का तात्पर्य है सबसे पहले जो आए वे प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाएंगे, जो कि होते हैं महासागर तथा महाद्वीप कहलाते हैं। उसके पश्चात आते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं पर्वत, पठार, मैदान और झील, इस तरह से आते हैं, और भ्रंश घाटियाँ, रिफ्ट वैलीज। जैसा कि द्वितीय श्रेणी से तात्पर्य है जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के जो आंतरिक बल होते हैं उनके परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो ये किस प्रकार के बल होते हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं, इन सभी को हम आगे की क्लासेस में धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये हो गए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील और भ्रंश, इस तरह से। उसके पश्चात आते हैं यहाँ पर तृतीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जो है इस तरह से हिमनद है, और यहाँ पर है जल है, परिहिमानी प्रक्रम है।
तो तृतीय श्रेणी से तात्पर्य है जिन उच्चावच या स्थलाकृतियों की जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण होता है वह बाह्य बलों के द्वारा होता है। अब बाह्य बल क्या क्या होते हैं, जैसे होते हैं वायु होते हैं, जल होते हैं इत्यादि, और तापमान, ये सभी बाह्य बल की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके द्वारा जिन भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण होता है उनको कहा जाता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच, उनको कहा जाता है। तो जैसे देखिए हिमनद तथा जल, सरिताएं, नदियाँ, परिहिमानी प्रक्रम, ये सभी जो हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच यहाँ पर कहलाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जो यह जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसके विकास के विभिन्न चरणों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रारंभिक चरण है तो ईसा पूर्व 500 से इसका जो प्रारंभिक चरण है यह प्रारंभ माना जाता है। तो इसके जो मुख्य कोर क्षेत्र रहे हैं इसके विकास के वे रहे हैं ग्रीस, यूनान तथा मिस्र। तो यहाँ पर इसके विकास के ये एक केंद्रीय क्षेत्र माने गए हैं। और यहाँ पर जो ईसा पूर्व के जो प्रमुख यहाँ पर दार्शनिक भूगोलवेत्ता थे उनको हम यहाँ पर उनके नाम हैं हेरोडोटस हैं, अरस्तु हैं तथा स्ट्रैबो हैं। ठीक है, तो ये ईसा पूर्व के हैं जो दार्शनिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं। तो उस समय इनका काफ़ी योगदान रहा था। तो ये लोग उस समय क्या करते थे, यात्राएं करते थे विभिन्न प्रकार की, और यात्राओं के माध्यम से जो इन्हें भौगोलिक जो दृश्य दिखाई देते थे अनुभव के आधार पर उसका विवरण लोगों में प्रस्तुत करते थे। तो इस प्रकार ये केवल विवरणात्मक या वर्णनात्मक भूगोल के रूप में इसको जाना जाता है। तो उस समय तकनीक का ऐसा कोई उतना था नहीं, तो अभाव था, तो इसलिए उस समय का भूगोल केवल वर्णनात्मक रूप में ही हमको प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो भूगोल के क्षेत्र में आया अंधकार युग या प्रलयवाद का दौर आया। ठीक है, तो अंधकार युग में देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो अंधकार युग है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अंधकार युग में यह माना जाता है, अंधकार युग द्वितीय शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जो भूगोल का युग है वह अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अब तो जैसे नाम से स्पष्ट है अंधकार युग, इसमें कोई किसी भी प्रकार की भौगोलिक क्रांति या भौगोलिक यहाँ पर विकास देखने को नहीं मिला था। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अंधकार युग में सामाजिक या धार्मिक कट्टरवाद आदि का प्रभाव रहा होगा। तो इस प्रकार इसमें किसी भी प्रकार का विकास हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अंधकार युग ही अलग से है। तो इस तरह से अंधकार युग है। तो इसका टाइम पीरियड कितना रहा था, 2री शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रहा था। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो उसके पश्चात है प्रलयवाद का दौर। प्रलयवाद या आकस्मिकवाद भी इसको कहा जाता है। तो इसका दौर, तो ये 16वीं शताब्दी के आसपास इसका दौर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था, प्रलयवाद का दौर। ठीक है, तो ये प्रलयवाद था क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए प्रलयवाद या आकस्मिकवाद का तात्पर्य था उस समय के जो इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे उनका कहना था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है कुछ हज़ार वर्ष पूर्व ही हुई है, और जितनी भी जो पृथ्वी पर भू आकृतियाँ हम देखते हैं जैसे पर्वत, पठार इत्यादि, ये आकस्मिक ही उत्पन्न हुए हैं, यानी अचानक से उत्पन्न हुए हैं। और ये पृथ्वी की उत्पत्ति को काफ़ी कम मानते थे, और ये जो उनको सामने दिखाई देता था उसी पर विश्वास रखते थे। तो इस विचारधारा को मानने वाले लोग प्रलयवाद के समर्थक कहलाते थे। तो एक प्रकार से क्या यह सत्य हो सकता है, तो ये देखिए इंसानी जीवन के अनुरूप जो पृथ्वी की आयु है काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यह नहीं कह सकते कि सभी जो भू आकृतिक या दृश्य आकृतियाँ हैं हमको यह सिर्फ कुछ हज़ार वर्ष पुरानी हैं। देखिए अभी यह वर्तमान में सिद्ध भी हो चुका है कि जो भौगोलिक आकृतियां हैं कई हज़ारों लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से ही ये संबंधित हैं। तो इसलिए प्रलयवाद का काफ़ी समय तक यह चला नहीं और इसको नकार दिया गया, जो ये थ्योरी थी प्रलयवाद की। तो उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नया सिद्धांत आया। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत था। तो यह था एक रूपतावाद का सिद्धांत। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मेटाइजेशन भी कहा जाता है। तो यह कब आया था, 18वीं शताब्दी में आया था। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रीवियस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक रूपतावाद का जो सिद्धांत था यह दिया गया था स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन के द्वारा।
ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा, 1785 में इसको प्रतिपादित किया गया था। तो यह सिद्धांत था गया। तो इनका एक काफ़ी फेमस यहाँ पर स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई थी कि वर्तमान भूत की कुंजी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह स्टेटमेंट, जो कि त्यों एग्जाम में पूछ ली जाती है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह जो फेमस स्टेटमेंट है किस भूगोलवेत्ता की है, तो यह जेम्स हटन द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई थी 1785 में, ठीक है। और इसके द्वारा उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी, तो न आदि का पता है न अंत का भविष्य है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनसे संबंधित हैं, ये एकरूपतावाद का सिद्धांत को प्रदर्शित करती हैं। अब जो एकरूपतावाद का सिद्धांत था, यह इसको अगर हम थोड़ा विस्तारित रूप से देखें तो देखिए, इसका मतलब होता है कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में भी कार्यरत थे, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर था। अर्थात यहाँ पर जो हमको भौगोलिक प्रक्रम दिखाई देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वर्तमान में अभी अभी ही ये निर्मित हुए हैं, ये जब से पृथ्वी में उत्पत्ति हुई है तब से ही ये जारी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के जो इंडियन प्लेट है हमारी, यह अभी भी उत्तर पूर्व में 2 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से खिसक रही है यूरेशियन प्लेट की ओर। तो इससे, और यह अभी की बात नहीं है, ठीक है, यह जब से जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप जो खंड था अफ्रीका से अलग हुआ माना जाता है, तो अलग हुआ था, तभी से यह प्रक्रम शुरू है। तो यह अभी भी जो प्लेट है खिसक रही है। अर्थात जो ये भौगोलिक क्रियाएं हैं काफ़ी प्राचीन काल से, ठीक है, लाखों करोड़ों साल से अभी तक यह जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। तो इस तरह से एकरूपतावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स हटन के द्वारा, इसको आप याद रखिए। उसके पश्चात जेम्स हटन के जो शिष्य थे जॉन प्लेफेयर तथा चार्ल्स लेल, इन्होंने एकरूपतावाद की जो ये संकल्पना है इसका विस्तारण किया था, ठीक है। तो एकरूपतावाद का जो सिद्धांत जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था और इसका जो आगे विस्तारण किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? ये जॉन प्लेफेयर के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसको आप याद रखिए। उसके पश्चात जो इसका आधुनिक विकास है जियोमॉर्फोलॉजी का, भूआकृतिक विज्ञान का, उसके विषय में हम जानते हैं। तो अमेरिका तथा यूरोप में इसका विकास प्रमुख रूप से हुआ। तो 19वीं सदी के अंतिम दशकों में, यानी 1890 और 1880 के टाइम पे इसका सर्वाधिक विकास देखने को मिला। कहाँ पर मिला? यूरोप तथा अमेरिका में मिला था। उस समय वहाँ पर कई सारे जो विश्वविद्यालय थे उनकी वो स्थापित किए गए और वहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाने लगा था। तो इस संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पर सिद्धांत थे जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपर्दन चक्र के और उससे संबंधित काफ़ी सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें प्रमुख नाम आता है डेविस का और पोल्टर पेंग का तथा एलसी किंग का। तो अपर्दन चक्र से संबंधित सिद्धांत इन्होंने दिए जियोमॉर्फोलॉजी में। और यहाँ पर जो विलियम मॉरिस डेविस हैं, इनको तो फादर ऑफ अमेरिकन जियोग्राफी भी कह दिया जाता है, या फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से भी इनको यहाँ पर जाना जाता है। किसको? विलियम मॉरिस डेविस को, जो एक अमेरिकन जियोग्राफर थे। उसके पश्चात यहाँ पर जो जलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन भी किया गया था। इसके अंतर्गत 19वीं सदी के अंत में इसका अध्ययन किया जाने लगा प्रमुख रूप से, व्यापक रूप से। उसके पश्चात भूआकृतिक विज्ञान में मात्रात्मक उपागमों का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? 1945 से शुरू हुआ था। अब देखिए, मात्रात्मक उपागमों का तात्पर्य होता है जो भूआकृतिक विज्ञान में गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाना, ठीक है। तो इसका तात्पर्य होता है मात्रात्मक उपागम। तो ये कब शुरू हुआ था? इसमें 1945 में, 1945 के टाइम पे इसकी शुरुआत हो गई थी। अब अंत में हम आते हैं वर्तमान परिक्षेप में। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो इसके वर्तमान परिक्षेप हैं इनको किस रूप में देखा जाता है? तो पहला है पर्यावरण भू आकारिकी। देखिए, पर्यावरण भू आकारिकी में हम किसका अध्ययन करेंगे? इसमें हम जो भूआकृतिक विज्ञान है इसका पर्यावरण के साथ संबंध है, इसको हम अध्ययन करते हैं। ये पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है और किस प्रकार पर्यावरण और भूआकृतिक विज्ञान में आपस में अंतर संबंध है। उसके पश्चात नगरीय भू आकारिकी का अध्ययन भी हम यहाँ पर करते हैं। तो नगरीय भू आकारिकी का मतलब है अर्बन मॉर्फोलॉजी, जिसका हम अलग से सेपरेट अध्ययन करते हैं। इस ब्रांच के अंतर्गत हम नगरीय परिक्षेप में जो भूआकृतिक विज्ञान है उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं। उसके पश्चात आता है क्वाटरनरी भू आकारिकी। तो देखिए, क्वाटरनरी भू आकारिकी में हम हिमानी और परिहिमानी प्रक्रम का जो टाइम पीरियड माना जाता है, इनके बीच में जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं। और अंत में आता है मानव जनित भू आकारिकी। तो देखिए, मानव भी भू आकारिकी में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कारक का निर्माण करता है।
तो इसलिए मानव का जो संबंध है भू-आकारिकी में वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन था कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम उसका ऐतिहासिक अध्ययन और ऐतिहासिक कालक्रम और अभी वर्तमान परिस्थिति में उसका विकास किस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। तो आगे की क्लासेस में हम यहाँ पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उस क्लास को आगे शुरू करना चाहिए या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।